नमस्कार। कहानीमाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सपरिवार कुशल होंगे। कहानीमाला में आइए आज सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी बंजारा। धीरे धीरे रात खिसक चली। प्रभात के फूलों के तारे चू पड़ना चाहते थे। विंध्य की शैलमाला में गिरिपथ पर एक झुंड बैलों पर बोझ लादे आता था। साथ के बंजारे उनके गले की घंटियों के मधुर स्वर में अपने ग्राम गीतों का आलाप मिला रहे थे। शरद ऋतु की ठंड ठंड से भरा हुआ पवन उस दीर्घ पथ पर किसी को खोजता हुआ दौड़ रहा था। वे बंजारे थे। उनका काम था सरगुजा तक के जंगलों में जाकर व्यापार की वस्तु क्रय विक्रय करना। प्रायः बरसात छोड़कर वे 8 महीने यही उद्यम करते। उस परिचित पथ में चलते हुए वे अपने परिचित गीतों को कितनी ही बार उन पहाड़ी चट्टानों से टकरा चुके थे। उन गीतों में आशा, उपालंभ, वेदना और स्मृतियों की कचोट, ठेस और उदासी भरी रहती। सबसे पीछे वाले युवक ने अभी अपने आलाप को आकाश में फैलाया था। उसके गीत का अर्थ था, मैं बार बार लाभ की आशा से लादने जाता हूं, परंतु हे उस जंगल की हरियाली, मैं अपने यौवन को छिपाने वाली कौल कुमारी, तुम्हारी वस्तु बड़ी महंगी है। मेरी सब पूंजी भी उसको क्रय करने के लिए पर्याप्त नहीं। पूंजी बढ़ाने के लिए व्यापार करता हूं, एक दिन धनी होकर आऊंगा, परंतु विश्वास है कि तब भी तुम्हारे सामने रंक ही रह जाऊंगा। आलाप लेकर वह जंगली वनस्पतियों की सुगंध में अपने को भूल गया। यौवन के उभार में नंदू अपरिचित सुखों की ओर जैसे अग्रसर हो गया था। सहसा बैलों की श्रेणी के अग्रभाग में हलचल मची। तड़ातड़ का शब्द, चिल्लाने और कूदने का उत्पात होने लगा। नंदू का सुख स्वप्न टूट गया। बाप रे, डाका! कहकर वह एक पहाड़ी की गहराई में उतरने लगा। गिर पड़ा, लुढ़कता हुआ नीचे चला, मूर्छित हो गया। हाकिम परगना और इंजीनियरी का पड़ाव अधिक दूर न था। डाका पड़ने वाला स्थान दूसरे ही दिन भीड़ से भर गया। गोड़ेत और सिपाहियों की दौड़ धूप चलने लगी। छोटी सी पहाड़ी के नीचे फूस की झोपड़ी में उषा की किरणों का गुच्छा सुनहले फूल के सदृश झूलने लगा था। अपने दोनों हाथों पर झुकी हुई एक सांवली सी युवती उस आहत पुरुष के मुख को एकटक देख रही थी। धीरे धीरे युवती के मुख पर मुस्कुराहट और पुरुष के मुख पर सचेष्टता के लक्षण दिखाई देने लगे। पुरुष ने आंखें खोल दी। युवती पास ही धरा हुआ गर्म दूध उसके मुंह में डालने लगी और युवक पीने लगा। युवक को इतनी चोट नहीं थी जितनी वह भय से आक्रांत था। वह दूध पीकर स्वस्थ हो चला था। उठने की चेष्टा करते हुए पूछा, मौनी तुम हो? हाँ, चुप रहो, अब मैं चंगा हो गया हूं, कुछ डरने की बात नहीं। अभी युवक इतना ही कह पाया था कि एक कोल चौकीदार की क्रूर आंखें झोपड़ी में चौंकने लगी। युवक ने उसे देखा। चौकीदार ने हंसकर कहा, वाह मौनी, डाका भी डलवाती हो और दया भी करती हो। बताओ तो कौन कौन थे? साहब पूछ रहे हैं। मौनी की आंख चढ़ गई। उसने दांत पीसकर कहा, तुम पाजी हो, जाओ मेरी झोपड़ी में से निकल जाओ। हां, यह कहो तो तुम्हारा मन रीझ गया है इस पर? यह तो कभी कभी तुम्हारा प्याज मेवा लेने आता था ना? चौकीदार ने कहा। घायल बाघिन सी वह तड़प उठी। चौकीदार कुछ सहमा, परंतु वह पूरा काइया था। अपनी बात का रुख बदलकर वह युवक से कहने लगा, क्यों जी, तुम्हारा भी तो लूटा गया है, कुछ तुम्हें भी चोट आई है? चलो साहब से अपना हाल कहो, बहुत से माल का पता लगा है, चलकर देखो तो। क्यों मोनी, अब जेल जाओगी ना? बोलो।
अब से भी अच्छा है हमारी बात मान जाओ। चौकीदार ने पड़ाव से दूर हथकड़ी से जकड़ी हुई मौनी से कहा। मौनी अपनी आंखों की शाही संध्या की कालिमा में मिला रही थी। पेड़ों के उस झुरमुट में दूर वह बंजारा भी खड़ा था। एक बार मौनी ने उसकी ओर देखा, उसके होंठ फड़क उठे। वह बोली, मैं किसी को नहीं जानती और नहीं जानती थी कि उपकार करने जाकर यह अपमान झेलना पड़ेगा। फिर जेल की भीषणता स्मरण करके वह दीनता से बोली, चौकीदार, मेरी झोपड़ी और सब पेड़ ले लो, मुझे बचा दो। चौकीदार हंस पड़ा, बोला, मुझे वह सब न चाहिए। बोलो, तुम मेरी बात मानोगी? वही, मौनी ने चिल्लाकर कहा। नहीं, कभी नहीं। नरपिशाच चौकीदार ने बेदर्द होकर कई थप्पड़ लगाए, पर मौनी न रोई न चिल्लाई। वह हठी लड़के की तरह उस मारने वाले का मुंह देख रही थी। हाकिम परगना एक अच्छे सिविलियन थे। वे कैंप से टहलने के लिए गए थे। नंदू ने न जाने उनसे हाथ जोड़ते हुए क्या कहा। वे उधर ही चल पड़े जहां मौनी थी। सब बातें समझकर साहब ने मौनी की हथकड़ी खोलते हुए चौकीदार की पीठ पर 2-3 बेंत जमाए और कहा, देख बदमाश, आज तो तुझे छोड़ता हूं, फिर इस तरह का कोई काम किया तो तुमसे चक्की ही पिसवाऊंगा। असली डाकुओं का पता लगाओ। मौनी पड़ाव से चली गई और नंदू अपना बैल पहचान कर ले चला। वह फिर बराबर अपने उस व्यापार में लगा रहा। कई महीने बाद एक दिन फिर प्याज मेवा लेने के लालच में नंदू उसी मौनी की झोपड़ी की ओर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा झोपड़ी के सब पत्ते के छाजन तितर बितर होकर बिखर रहे हैं और पत्थर के ढोंके अब तब गिरना चाहते हैं। भीतर कूड़ा है। जहां वह पहले जंगली वस्तुओं का ढेर देखा करता था। उसने पुकारा, मौनी, कोई उत्तर न मिला। नंदू लौटकर अपने पथ पर आने लगा। सामने देखा पहाड़ी नदी के तट पर बैठी हुई मौनी को। वह हंसता हुआ फूल कुम्हला गया था। अपने दोनों पैर नदी में डाले बैठी थी। नंदू ने पुकारा, मौनी। वह फिर भी कुछ न बोली। अब वह पास आ गया। मौनी ने देखा एक बार उसके मुंह पर कुछ तरावट सी दौड़ गई। फिर सहसा कड़ी धूप निकल आने पर एक बौछार की गीली भूमि जैसे रूखी हो जाती है, वैसे ही उसके मुंह पर धूल उड़ने लगी। नंदू ने पूछा, मौनी, प्याज मेवा है? मौनी ने रूखेपन से कहा, अब मैं नहीं बटोरती। नंदू, बेचने के लिए नहीं इकट्ठा करती। नंदू ने पूछा, क्यों, अब क्या हो गया? जंगल में वही सब तो हम लोगों के भोजन के लिए है। उसे बेच दूंगी तो खाऊंगी क्या? और पहले क्या था? वह लोभ था, व्यापार करने की, धन बटोरने की इच्छा थी। अब वह इच्छा क्या हुई? अब मैं समझती हूं कि सब लोग न तो व्यापार कर सकते हैं और न तो सब वस्तु बाजार में बेची जा सकती हैं। तो मैं लौट जाऊं? हाँ, लौट जाओ। जब तक ओस की बूंदों से ठंडी धूल तुम्हारे पैरों में लगे, उतने समय में अपना पथ समाप्त कर लो। लादना छोड़ दूंगा। मौनी, ओहो, यह क्यों? मैं इस पहाड़ी पर निस्तब्ध प्रभाव में घंटियों के मधुर स्वर की आशा में अनमनी बैठी रहती हूँ। वह पहुँचने का, बोझ उतारने के व्याकुल विश्राम का अनुभव करके सुखी रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी को लादने के लिए मैं बोझ इकट्ठा करूँ। नंदू हताश था। वह अपने बैलों की खाली पीठ पर हाथ धरे चुपचाप अपने पथ पर चलने लगा। कहीं यह अनजान प्यार तो नहीं था? धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानीमाला से जुड़े रहिए। कहानीमाला को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य साथियों के साथ भी साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।